हेलो गाइस, मैं केशी आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट और अधिनियम को देख लिया था। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों के बारे में और इसके साथ ही अगस्ता विकृत प्रस्ताव को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ, क्योंकि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी का कुछ भाग हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पॉलिटी को पढ़े, तो उसके लिए जरूरी है कि उस समय भारत में क्या कंडीशन रहा होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने 1935 तक का जो अधिनियम आया था वो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। हमारे पहले किसका शासन था? कंपनी का। 1857 की क्रांति के बाद भारत पर किसका शासन रहा? ब्रिटिश सत्ता का। तो 1857 से पहले ब्रिटिश कंपनी, जिसके लिए चार्टर एक्ट आया था। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसने जो कानून जो लेकर आई थी उसे अधिनियम कहा गया। इसके बाद से भारतीयों ने भी, भारतीय भी चाहते थे कि भारत के प्रशासन में भारतीयों का भी योगदान हो। इसके लिए वो समय समय पर कई सारे जो शासन के स्वरूप के बारे में वो समय समय पर कई सारी रिपोर्ट लेकर आए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जिसमें नेहरू रिपोर्ट है, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि उनका जो प्रशासन हो उसमें भारतीयों का भी योगदान हो। इसके लिए वो उन्होंने अंग्रेजों से मांग की कि उन्हें भी भारत में प्रशासन करने का अधिकार दीजिए। पर डोमिनियन स्टेट की भी मांग चल रही थी भारतीयों के द्वारा, पर अंग्रेजों ने हम कभी भी उनकी मांगों को ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अब हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री की थोड़ी कंडीशन को देखते हैं। देखिए हुआ क्या है कि 1885 में अभी तक कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। कांग्रेस में के जो नेता हैं वो उदारवादी है, यानी कि वो मानते हैं कि हम अगर अपनी बात, अपनी रिक्वेस्ट के माध्यम से अंग्रेजों से अपनी बात कहेंगे तो वो हमारी बात को मानेंगे। पर उसी के साथ साथ 1906 के अंदर फिर आगे चल करके कांग्रेस में मुस्लिम लीग की भी 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है और 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि काफी समय से जो कांग्रेस के जो नेता थे वो क्या कर रहे थे, अपनी बातों को जो ब्रिटिश सरकार थी, भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके समक्ष रखती थी, पर वो उसे अनसुना कर देती थी। तो जिसके कारण से कुछ नेता जो थे वो अब ये चाहते थे कि अब हम ना दमनकारी नीति को अपनाएं। हम अंग्रेजों के सामने साल में एक बार गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। हमें हमारा प्रशासन मांगने के, हमें हमारा शासन, हमारे देश के प्रशासन हम खुद करें। इसके लिए हमें कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाना पड़ेगा। फिर इसी के साथ 1908 में देखते हैं कि किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरुआत हो जाती है। फिर आगे चल करके 1914 के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध होता है। फिर 1916 के अंदर लखनऊ समझौता के अंतर्गत जो 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे वो वापस मिल जाते हैं। ठीक, गांधी जी भी इस समय तक भारत की राजनीतिक में आ चुके होते हैं। और फिर आगे चल करके हम देखते हैं कि इन लोगों ने जो ब्रिटिश सत्ता थी उनसे भारत में प्रशासन की, भारतीय प्रशासन करे, भारतीय अपना शासन खुद चलाए, इसके लिए वो मांग कर रहे थे। फिर होम रूलिंग की जो है, जो बाल गंगाधर तिलक और जो एनी बेसेंट थी उनके द्वारा चलाया जाता है और अपने शासन की मांग की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है। पर फिर इसी के लिए इसी आधार पर मॉन्टेग्यू चॉइस फॉर सुधार जो है भारतीयों की मांग को देखते हुए वो लेकर आते हैं, ठीक है, जिसे मॉन्टेग्यू चॉइस फॉर सुधार अधिनियम 1919 हमने देख लिया था। फिर उसके बाद से इसके 10 साल बाद क्या होता है, मॉन्टेग्यू चॉइस फॉर सुधार लागू होता है। तो बोलते हैं कि हम ये प्रशासन का एक नया स्वरूप लागू कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि राज्यों के अंदर द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन क्या होता है? जब दो शासक शासन करते हो, प्रशासन करते हो, तो उसे हम द्वैध शासन कहते हैं। तो राज्यों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अब ये बोला गया था जब मॉन्टेग्यू चॉइस फॉर सुधार लागू होगा तो उसके 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। पर हुआ क्या कि 10 वर्ष से पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और इसके अंदर जो 7 मेंबर्स थे वो सातों के सातों भारतीय नहीं थे, जिसके कारण से जो भारतीय थे वो काफी वो हुआ कि भाई हमारे ही देश के प्रशासन में हमें ही शामिल नहीं किया गया। तो इसके लिए साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ भारत के अंतर्गत। तो भारत के उस समय जो भारत सचिव थे बर्किनहेड,
बर्किनहेम थे। तो उन्होंने लॉर्ड बर्किनहेम ने बोला कि ठीक है, हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, पर आप लोग खुद ही अपना साथ एक ऐसा संविधान बना लीजिए जिसमें आपके जितने भी वर्ग है वो सभी सहमत हो। तो भारतीयों को ये चुनौती जो है उस समय के भारत सचिव के द्वारा दी गई। भारतीयों ने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और फिर आगे चल करके 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। पर नेहरू रिपोर्ट पे सहमति नहीं बनी, इसके कई कारण है, पर अब हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, हम पॉलिटी को पढ़े, पर पॉलिटी को हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आखिर ये प्रस्ताव क्यों आया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आखिर नेहरू रिपोर्ट क्या थी। ठीक, चलिए नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, क्योंकि साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में आया था। तो साइमन कमीशन के विरोध में जब विरोध किया गया तो बर्किनहेम जो उस समय भारत सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को बोला था आप ऐसा कोई संविधान बना के बता दीजिए जिसमें सभी पार्टियां मान जाए। तो इसी चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट कब की है, 1928 की है। ठीक है, इसमें क्या है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इसके सचिव कौन बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। ठीक है, इस समिति का कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था, यानी कि हमारे संविधान का जो आपको प्रारूप मतलब हमारे संविधान को जब हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद से हमारे संविधान के अंतर्गत जो कुछ विशिष्टताएं ऐसी थी जो नेहरू रिपोर्ट से मिलती जुलती है। इसीलिए हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच इस समय क्या थी, वो किस तरीके का भारत में शासन चाहते थे। तो आप देखिए, इसमें से कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके अंतर्गत उसको शामिल किया गया। तो देखिए, इनका कार्य क्या था, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, इस समिति में कितने सदस्य थे, 9 थे। और इस समिति में बड़े बड़े जो उस समय के वकील रहे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी एक सदस्य के रूप में थे। भारत को एक डोमिनियन स्टेट राज्य का दर्जा दिया जाए। डोमिनियन स्टेट क्या होता है, देखो डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहते हुए शासन करना, यानी कि आप शासन कीजिए, आपको देश का शासन करना है, पर ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रहते ही शासन कीजिए। यानी कि और इसके अंतर्गत क्या होता था, उस समय कई देशों को अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया हुआ था, जिसमें कनाडा था, आयरलैंड था। तो भारतीय भी चाहते थे कि ठीक है, ब्रिटिश सत्ता हमारे देश में शासन करना चाहती है, करे, पर हमें भी हमारे प्रशासन का अधिकार हो। तो इसीलिए इस समय तक पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई है। इस समय भारतीयों ने किस तरीके का शासन की मांग की गई है, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि रक्षा, संचार, यानी कि देखो रक्षा हो गया, संचार हो गया और विदेशी नीति, ये 3 महत्वपूर्ण नीतियां जो है वो किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पर ये तीनों ही ब्रिटिश जो है डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत, ये तीनों ही विभाग, तीनों ही जो बड़े किसी भी देश के लिए नीतिकार होते हैं, जिसके आधार पर कोई देश अपनी जो है विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। ये कह सकते हैं कि एक संप्रभु राष्ट्र के लिए तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो विश्व स्तर पर, जैसे आज हम एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर विश्व स्तर पर निर्णय ले सकते हैं कि हमारे जो संबंध है वो दूसरे देशों के साथ कैसे होंगे। इसके साथ ही हमें रक्षा और जो रक्षा हो गया, संचार हो गया, इसके संबंध में भी हम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। पर इस समय डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत क्या होगा, ये तीनों ही मामले ब्रिटेन देखेंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में आप यूक्रेन का मुद्दा ले लीजिए। यूक्रेन ने क्या किया था, यूक्रेन जो है उसने क्या किया था, जब 1991 में रूस से यूक्रेन अलग हुआ था, तब यूक्रेन एक परमाणु संपन्न राष्ट्र था। पर 1994 में परमाणु अप्रसार संधि के कारण उसने जो अपने हथियार थे वो रूस को दे दिए, और रूस को देने के कारण से, और रूस ने उसे वादा किया था, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने वादा किया था कि वो उनकी रक्षा करेंगे। पर रूस ने क्या किया, आज उसी ने उस पर हमला कर दिया। तो यहाँ बहुत जरूरी होता है किसी भी राष्ट्र के लिए कि वो विदेशी नीति के, एक संप्रभु राष्ट्र के लिए कि अपनी विदेशी नीति, रक्षा और संचार, इसका निर्धारण वे खुद करें।
ठीक है। पर देखिए आप यहाँ पे डोमिनेंट स्टेट की मांग की गई है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज जिस देश की पावरफुल होगी उस पे कोई भी देश दूसरा देश आक्रमण नहीं कर सकता। ठीक, अगर यू सोचिए अगर यूक्रेन के पास आज परमाणु हथियार होते तो रूस उस पर हमला नहीं कर सकता था, पर यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार जो है 1994 में वो रूस को सौंप दिए थे, जिसका आज उसके परिणाम उसकी तबाही के रूप में उसे झेलना पड़ रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जो ये तीनों चीजें इसको मजबूत करें। पर यहाँ पे आप देखिए डोमिनेंट स्टेट यानी कि ब्रिटेन नहीं चाहता था, वो भले प्रशासन दे देना चाहता था अपने औपनिवेशिक देशों का, पर ये तीनों महत्वपूर्ण चीज अपने अंतर्गत ही रखना चाहता था, ताकि वो देश पावरफुल ना हो। अगर पावरफुल होगा तो वो उसका विद्रोह कर सकता है। इसीलिए तो भारत को एक डोमिनेंट स्टेट राज्य का दर्जा दिया जाए, पर ब्रिटेन इस समय तक भारतीयों को उनका प्रशासन देने के लिए भी तैयार नहीं था। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था हो, द्विसदनात्मक जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा आज है, तो यहाँ पे भी बोला गया था कि केंद्र में द्विसदनात्मक यानी 2 सदन होने चाहिए। कार्यकारिणी पूरी तरीके से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायित्व हो, यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि आप इस चीज को आज से रिलेट करके देखिए, क्या ये प्रावधान हमारे आज के समय में देखने को मिल रहा है। देखिए 20 सदनात्मक है, आज भी हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। यहाँ पे बोला गया कार्यकारिणी पूरी तरीके से व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायित्व हो, यानी कि आप देखिए अगर अभी भी क्या होता है कि हमारी जो संसद है, लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा से ही संसद बनती है जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं। कानून बनाने का काम भी व्यवस्थापिका का ही होता है, पर हमारी जो कार्यपालिका यानी जो प्रधानमंत्री है और जो मंत्री परिषद है वो संसद के मेंबर होते हैं और संसद से ही कार्यपालिका बनती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को जरूरी है वो सरकार चलाने के लिए क्या करे, सरकार चलाने के लिए लोकसभा में उसका पूर्ण बहुमत यानी प्राप्त मतलब बहुमत होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाती है। तो यहाँ पे ये बात की गई है, जो भी कार्यपालिका है, कार्यकारिणी पूरी तरीके से संसद यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व हो। मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सही से कार्य नहीं करती है तो क्या होगा, संसद के सदस्य उसका विरोध करेंगे और कुछ सांसद विरोध के करने से फिर सरकार गिर सकती। कुछ सांसद जाकर के मतलब उनका विरोध करेंगे और विरोध करने के क्या हो सकता है कि पार्टी में पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण सरकार गिर सकती है। तो यहाँ पे ये व्यवस्था आज हमारे देश में लागू है। ये बात नेहरू रिपोर्ट में भी कही गई है। समझ दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए, यानी ऐसा ना हो कि हमारा प्रशासन ब्रिटिश लोग करे, यानी कि जितने भी कार्य हैं भले हमें डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दीजिए, हमारे 3 जो विभाग है आप देखिए, पर समस्त जो शक्ति है वो भारतीयों को दे दी जाए ताकि भारतीय अपना प्रशासन खुद करें। ठीक है, आगे इस नेहरू रिपोर्ट में बोला गया है भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए। संघीय प्रणाली की बात की गई है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि केंद्र की भी सरकार होती है और राज्य की भी सरकार होती है। ठीक है, तो उसे बोलती है संघीय व्यवस्था। ठीक, देखिए तो हमारे यहाँ पे भी अभी केंद्र की भी सरकार है और राज्य की भी सरकार है ना। तो हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, पर राज्यों के संग में जब हम इसको देखेंगे फेडरल सिस्टम की क्या विशेषता है तब इसको हम देखेंगे। पर आप अभी इतना समझे कि संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारों का होने से है। तो हमारे देश में अब है। ठीक है, अविशेषज्ञ केंद्र के पास हो। आज भी हमारे देश में राज्यों को राज्य सूची के विषय पे अधिकार दिए गए, पर संघ सूची में जो महत्वपूर्ण विषय है वो किसको दिए गए, केंद्र को। और यहाँ पे भी ये बात बोली गई है कि अविशेषज्ञता किसको दी जाए, केंद्र को दी जाए। सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हो, यानी जितने भी चुनाव हो वो क्षेत्रीय आधार पर चुने जाए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये कोई एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया में जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, अगर सांप्रदायिक आधार से इस क्षेत्र को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन घोषित कर दिया जाए कि इस क्षेत्र में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन होगा, तो क्या होगा कि जैसे मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन घोषित कर दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा और मुस्लिम जनता ही इसको वोट करेगी, जिसके कारण से क्या होगा, जो अलग जाति धर्म के लोग हैं उनकी उपेक्षा हो सकती है। तो इसमें बोला गया कि ये जो आपने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए उसे आप समाप्त कर दीजिए और इस क्षेत्र में
सभी को खड़े होने वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, निर्वाचन वैश्विक मताधिकार पे हो, यानी कि आपने जो वोट देने की इतने सारे कैटेगरी मतलब बहुत सारे ये बना रखे हैं ना, इन सबको समाप्त कीजिए। वोट देने का अधिकार सिर्फ वैश्विक मताधिकार हो, यानी एक उम्र हो, उस उम्र को पार करते कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो लिंग का हो वो वोट दे सकता है। पर ब्रिटेन जब भारत ब्रिटिश का शासन था तब भारत में ऐसा नहीं था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई राज्य धर्म नहीं होगा। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है। पुरुषों और स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रस्ताव भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो देखिए इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हम आजाद होने के बाद से हमने हमारे संविधान में अपनाए हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव शामिल था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट तो होना ही चाहिए, है ना। हमें अपने न्याय के लिए ब्रिटेन जाने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें नेहरू रिपोर्ट में बोला गया। नेहरू रिपोर्ट में किसी भी समुदाय के लिए अलग मतदाताओं या अल्पसंख्यकों के लिए वेटेज प्रदान करने का प्रावधान नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में संघीय शासन का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें अवशिष्ट शक्ति केंद्र को मिलनी थी, जो कि हम बात कर चुके हैं कि इसमें संघीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था के साथ ही अवशिष्ट शक्ति जो वो केंद्र को देनी चाहिए। पर हुआ क्या, देखिए इसे जो है उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं में सहमति नहीं बनी। इसके साथ ही मुस्लिम लीग भी इस संविधान से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि अब हमने डोमिनियन स्टेट की मांग बहुत कर ली। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट बहुत हो गया, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर उसी तरीके से इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त करने की बात कही गई है, जो कि मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी। इसी कारण से इस पे नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस के कुछ लोग और मुस्लिम लीग की सहमति नहीं बनने के कारण इसे ये रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं हो पाई, क्योंकि बर्केहैम जो सचिव था भारत का, उसका पहला शर्त यही था कि इस रिपोर्ट पर सबकी सहमति बननी जरूरी है। ठीक, अब आपको नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। हेलो हेलो, चलिए ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब 1928, अब हम हिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि अब पॉलिटी को पढ़ने के लिए जरूरी है कि थोड़ा हम हिस्ट्री को भी लिंक करते ही चले। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या हुआ, अब देखिए, अब हम आ गए हैं कब, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ गई, जिसमें मैंने आपको बता दिया किसी की भी सहमति नहीं बनती है। फिर उसके बाद से क्या होता है, तीन गोलमेज सम्मेलन होते, और उस गोलमेज सम्मेलन के बाद से 1935 का अधिनियम आता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के आधार पर 1935 का अधिनियम आता है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस जो है चुनाव लड़ती है और कुछ प्रांतों में जीतती भी है और अपनी सरकार भी बनाती है। फिर उसके बाद से होता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब शुरुआत होता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, ब्रिटिश उसको सपोर्ट चाहिए, तो वो भारतीयों की अनुमति लिए बिना, कांग्रेस की अनुमति के लिए बिना वो कांग्रेस को भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लेते हैं, जिसके कारण से कांग्रेस के उस समय के जो नेता हैं वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को काफी नुकसान सहना करना पड़ा था, और ये बोला भाई ये युद्ध तो यूरोप का है, हमें क्यों शामिल कर रहे हो। तो इसलिए भारतीयों ने भी, भारतीय के उस समय के जो नेता थे उन्होंने विरोध किया और इसे एक सुअवसर भी जाना, क्योंकि अब ब्रिटेन युद्ध में जा रहा है और युद्ध में उसे सभी देशों की आवश्यकता पड़ेगी सपोर्ट की, जितने भी उसके औपनिवेशक थे। तो यूरोप के उस समय ब्रिटेन के ज्यादातर देश औपनिवेशक थे, इसलिए क्या होगा कि उन सभी देशों को जरूरत ब्रिटेन की पड़ेगी। तो ब्रिटेन जो है दबाव में होगा, तो भारतीयों ने इसे अवसर समझा और बोला अब यही अच्छा मौका है जब हम ब्रिटेन से अपने आप को आजाद करा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन पर प्रेशर था कि वो भारतीयों को सपोर्ट ले, और भारतीयों को मनाने के लिए वो कई सारे प्रस्ताव भी लेकर आता है, जिससे हम आगे देखेंगे आखिर ये प्रस्ताव क्यों आया। ठीक है, अभी हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि अब वो जानते थे कि ब्रिटेन पर बहुत दबाव है और वो भारतीयों को सपोर्ट लेना चाहेगा, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत को आजाद कराया जाए। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें हमारी मदद चाहिए, ठीक है अब कर देंगे, पर वादा करो युद्ध के समाप्त होने के बाद से
तुम हमारा संविधान बनाने में मदद करोगे और भारत छोड़ के जाओगे, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो क्या कहते हैं कांग्रेस की मांग, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, कांग्रेस ने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारा देश छोड़ के जाइए और वादा कीजिए युद्ध खत्म होते ही आप हमारे देश को छोड़ के जाएंगे और हमारी जो सत्ता है हमें हस्तांतरित करके जाएंगे और अभी आप अंतरिम सरकार का गठन कर दीजिए। फिर 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिंथिंगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की जिसे अगस्ता प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। फिर अंग्रेजों ने सोचा कि अब हमें कैसे भी करके भारतीयों को मनाना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश थे, वो हारते जा रहे थे, तो भारतीयों की जरूरत थी। भारत उनका एक बहुत बड़ा औपनिवेशिक था, तो उन्होंने भारतीयों को मनाने के लिए 8 अगस्त 1940 को क्या लेकर आते हैं, अगस्ता प्रस्ताव। अगस्ता प्रस्ताव कब आया, 1940 के अंतर्गत आता है। क्या है अगस्ता प्रस्ताव, देखो कांग्रेस की अंतरिम सरकार की गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने बोला कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, पर आप जो ये अंतरिम सरकार की मांग कर रहे हो ना, ये हम नहीं चाहते हैं, इसको अस्वीकार कर दिया। भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य रखा गया। भारतीयों को सम्मानित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना और युद्ध उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये इन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, ब्रिटेन ने भारतीयों को बोला आप एक काम कीजिए कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, युद्ध के बाद हम आपका संविधान बनाने में मदद कर देंगे, पर आप जो डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे काफी समय से वो भी दे देंगे, और पर हम अंतरिम सरकार का गठन नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही इसमें प्रशासन, युद्ध के बाद ही भी हम ही आपके देश में प्रशासन करना चाहते हैं। तो इसलिए अगस्ता प्रस्ताव में वो कहती है कि हम डोमिनियन स्टेट ले लीजिए हमसे और हम आपका संविधान भी बना देंगे, पर अंतरिम सरकार का गठन हम नहीं करेंगे। अंतरिम सरकार का मतलब ये होता कि अब ब्रिटेन जो है युद्ध के बाद भारत की सत्ता को छोड़ देगा, पर ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता था। आगे देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। ठीक है, अब इसके अंदर हुआ क्या, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे। आप कब से मांग कर रहे थे कि भारतीय अपना प्रशासन स्वयं करे, ठीक है, हम आप कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा देंगे, डोमिनियन स्टेट आपको दे ही रहे और संविधान भी बनाने में मदद कर देंगे, पर अंतरिम सरकार हम नहीं बनाएंगे, ये कह दिया। और अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा की बात की, यानी यहीं पर उन्होंने भारतीय तुष्टिकरण की नीति को अपना ली, जिसके तहत भारतीयों में जो है फूट डालो या फिर कह सकते विभाजन का जो बीज है वो यहीं पर इसी प्रस्ताव में उन्होंने बोल दिया। उन्होंने क्या कहा, हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखेंगे, पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पे, मतलब बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक जो है ना, उनको बहुसंख्यक जो है उसके ऊपर थोप दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यकों को ज्यादा मान्यता दी जाएगी, अल्पसंख्यकों को नहीं। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया और ऐसा कह करके उन्होंने भारत में विभाजन के बीज बो दिए थे अंग्रेजों ने। नेहरू ने इस रिपोर्ट पे क्या विचार रखा, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को राष्ट्रवादियों और उपनिवेशिक सरकार के बीच खाई और चोरी होगी, और मुस्लिम लीग अल्पसंख्यकों को दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, किंतु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किए जाने के कारण विरोध किया। यानी कि अब देखिए, अगस्ता प्रस्ताव था, इसके अंदर डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। तो भाई ये डोमिनियन स्टेट की मांग कब की, हमारी मांग थी 1928 में, आज चल रहा है 1940। तो 1940 में भारतीय डोमिनियन स्टेट का दर्जा लेना नहीं चाहते थे। क्यों, क्योंकि 1929 में कह दिया था कि हम पूर्ण स्वराज के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो भाई 1940 में डोमिनियन स्टेट की मांग क्यों लेंगे। नेहरू जी क्या कह रहे हैं, ये तो लगे दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है, यानी ये हमारी मांग तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हमें ये नहीं चाहिए, अब तो हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जो मुस्लिम लीग की थी, मुस्लिम लीग वो इस बात से तो संतुष्ट थी कि इस प्रस्ताव के अंदर जो है अल्पसंख्यकों को ध्यान रखने की बात कही गई है, परंतु पाकिस्तान की मांग नहीं होने के कारण इसे भी मुस्लिम लीग ने भी ठुकरा दिया और कांग्रेस भी इससे सहमत नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस का था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेट। ठीक, और मुस्लिम लीग को चाहिए था पाकिस्तान। तो ये दोनों ही इस बात से जो अगस्ता प्रस्ताव था
उससे वो संतुष्ट नहीं हुए और फिर इस पे बात नहीं बनी और फिर ये प्रस्ताव भी अंग्रेज जिस उद्देश्य से लाए थे वो सफल नहीं हो सका। फिर आगे चलिए, अब क्रिप्स मिशन 1942। अब यहाँ पे हुआ है कि 1941 का समय है, जापान ने अमेरिका पर भी हमला कर दिया है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब अमेरिका भी शामिल हो चुका है। क्यों शामिल हुआ हम बाद में देखेंगे, बस अभी आप ये देखिए शामिल हो चुका है। अब ब्रिटेन की हर जगह से हार हो रही है। अमेरिका जैसे देश ब्रिटेन पे दबाव बना रहे कि आप भारत को हमारे पक्ष में सपोर्ट करो। अब भारतीयों को मनाने के लिए जो है ब्रिटेन लेके आया क्रिप्स मिशन। कब लेके आया? 1942 में। क्या था क्रिप्स मिशन? 11 मार्च 1940 को प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। ठीक है, क्रिप्स मिशन। प्रावधान, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार। देखिए अगस्ता प्रस्ताव का ही प्रतिरूप था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया उन लोगों ने, वैसा का वैसा ही उठा के वापस भेज दिया। पर अब भारतीयों ने तो पहले कह चुके हमें डोमिनियन स्टेट का नाम ही नहीं सुनना, अब हमें चाहिए तो चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट की बात बोल रहे, बोला नहीं, और राष्ट्रमंडल से अलग। पहले आता है राष्ट्रमंडल क्या होता है। देखिए जो भी देश ब्रिटेन के उस समय गुलाम थे उन सभी देशों को राष्ट्रमंडल देश के अंतर्गत रखा गया था। जो भी ब्रिटेन के गुलाम थे तो उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो इन्हें बोला कि ठीक है आप राष्ट्रमंडल, आप चाहे हम डोमिनियन स्टेट दे देंगे, आप हमारे अंतर्गत ही रहो, ये तीन चीजें हम ही लोग संभालेंगे। पर हाँ अगर आप राष्ट्रमंडल में, हमारे राष्ट्रमंडल जो है उसमें आप शामिल होना चाहते हो रहो, नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं। यहाँ पे इन्होंने बोला ब्रिटेन ने, जो ब्रिटिश सत्ता थी, संविधान निर्माता सभा का गठन किया जाएगा। यहाँ पे भी पहली बार अगस्ता प्रस्ताव में और दूसरी बार पहली बार अगस्ता प्रस्ताव में और दूसरी बार क्रिप्स प्रस्ताव में इन्होंने बोला है कि संविधान, भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कि बोला गया कि जो भी संविधान बनेगा उसमें देशी और जो मतलब कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उस समय और जो देशी रियासतें थी दोनों के ही प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीयों को अपना संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई। जो प्रांत संविधान से सहमत नहीं होगा वह अपनी पूर्णतः स्थिति में रह सकता है, अपने लिए नया संविधान बना सकता है। यहाँ पे भी जो अंग्रेजों ने तुष्टिकरण की नीति अपनाई है, क्या बोल रहे हैं कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं पर जो लोग सहमत नहीं है वो अलग बना सकते हैं। तो इससे तो भारत में विभाजन की रेखा इन्होंने खींच दी, क्योंकि फिर उस समय तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कि एक अखंड भारत की कल्पना नहीं करते थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो अलग, जैसे भारत उस समय कई धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बहुत बटा हुआ था। तो इन्होंने क्या, वे अपनी पूर्णतः स्थिति में रह सकते हैं, अपने लिए नया संविधान भी बना सकते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में रक्षा मंत्रालय को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, रक्षा, विदेश नीति और संचार, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं किसी भी राष्ट्र के मजबूती के लिए। अगर ये तीनों पावरफुल है तो कोई भी देश आप पे हमला नहीं कर सकता। पर ये क्या कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय को छोड़कर सभी भारतीयों को दे दिए जाएंगे, यानी जो रक्षा का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भारतीयों को दिया नहीं जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन करके आप क्या कर लोगे, कुछ नया नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि आपको कभी भी सेना के दम पे आपके सरकार को गिरा दिया जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो इस पे भी बात नहीं बनी। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर दिना के चेक का, देखिए इस प्रस्ताव पे भी नहीं बात बने, क्योंकि इसमें वही अगस्ता प्रस्ताव के प्रावधानों को ही दोहराया गया। डोमिनियन स्टेट की मांग, भाई हम तो बना कर चुके हैं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। मुस्लिम लीग इस बात से तो संतुष्ट है कि अगर संविधान निर्माता को संविधान बनाएगी उससे सहमत नहीं है तो हम अपना बना सकते हैं। पर मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान चाहती थी, तो इसलिए वो भी इस पे सहमत नहीं हुई और जो क्रिप्स मिशन जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य भी सफल नहीं हुआ। अब आया वेवेल योजना, शिमला समझौता 1945 में आया था, ठीक है, 1945 में। क्या है ये, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए, उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। देखिए जो वेवेल योजना है इसे शिमला समझौता भी कहा जाता है। अब लिंथिंगो चले गए, अब नए हमारे जो गवर्नर जनरल आते जिन्हें कहते हैं वेवेल योजना। वेवेल, लॉर्ड वेवेल थे।
इनके समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया गया। इनमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इन्होंने बोला कि ठीक है, अब 1945 का समय आ चुका है, अब अंग्रेज मान चुके हैं कि कांग्रेस जिस तरह से भारत में उनका विरोध हो रहा है तो वो ज्यादा दिन भारत में प्रशासन नहीं कर सकते, तो अब वो लेके आते हैं ये योजना, शिमला समझौता जिसे कहते हैं। इसने बोला कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाएगा, उनमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी कि वायसराय की कर देंगे और सभी दल जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। परिषद में वायसराय और सेना प्रमुख के अंतर्गत सभी सदस्य होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन ही होगा। कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। फिर कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्र सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण विशेष अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता रिहा करे जाएंगे। शीघ्र शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। यानी बेवल योजना जो थी, इस योजना में कांग्रेस ने जो ब्रिटिश सत्ता थी उसने मान लिया कि भारतीयों को उनकी सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। उसके लिए उन्होंने बोला कि आप युद्ध के पश्चात हम आपके संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन भी करेंगे और इसके साथ ही हम जो है आपकी सत्ता का हस्तांतरण भी कर देंगे। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि गवर्नर जनरल जो है उसको विटो का जो अधिकार था, गवर्नर कार्यकारिणी परिषद के किसी फैसले को रद्द करने का, तो वह अपने इस पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। अगर वो पावर का यूज करेगा तो वह अपने जो भी उसके सदस्यों से पूछ कर करेगा। आज भी गवर्नर जनरल उस आज के राष्ट्रपति को विटो पावर जरूर है, पर वो अपने इस विटो पावर का यूज विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए, उसको यूज करने के लिए उसे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद से सलाह लेनी पड़ती है। तो इस समय जो है राष्ट्र सरकार के समान ही होगी, यानी एक अंतिम राष्ट्र सरकार के गठन की बात यहाँ पे कर दी जाती है, जिसकी मांग भारतीय जो है कर रहे थे। तो बेवल योजना का मुस्लिम लीगों ने विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की ही उसकी मांग थी। आगे देखिए क्या होता है। कैबिनेट मिशन 1946। अब क्या हुआ, बेवल योजना जिसमें भारतीयों को उनकी सत्ता का हस्तांतरण करने की बात कर दी जाती है। फिर सत्ता के हस्तांतरण को सफल बनाने के लिए अब भारत में कैबिनेट मिशन आती है। कब आती है? 1946 में आती है। मार्च 1946 को भारत में आती है कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, ब्रिटेन के समय प्रधानमंत्री, देखो एक नई पार्टी ब्रिटेन में नई पार्टी आती है, चुनाव होता है, और जो क्लीमेंट एटली थे ये भारतीयों को उनकी सत्ता को हस्तांतरित करने की बात कहते हैं। अगर वो चुनाव जीतते, ये चुनाव जीत जाते और इनकी सत्ता में आते ही 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। 16 मई 1946 को योजना प्रस्तुत की गई। सर पैट्रिक लॉरेंस के अलावा अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी शामिल थे। इसके अंदर कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य 1946 में भारत आते हैं ताकि भारतीयों को उनकी सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। फिर अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें ब्रिटिश भारत के साथ देशी रियासत भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें ब्रिटिश भारत के साथ देशी रियासत भी शामिल होंगे। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासत भी शामिल होंगे। यानी भारतीय संविधान का जो बनेगा उसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत से भी लोग चुनकर आएंगे और देशी रियासतों से भी चुनकर आएंगे। पृथक पाक की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी पद रक्षा से भारतीयों को दे दिया गया और संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण की बात की गई, परंतु संविधान सभा का गठन वैतक मताधिकार की जगह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया जाएगा। यानी कैबिनेट मिशन आई थी ताकि भारतीयों को उनकी सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके। फिर कैबिनेट मिशन भारत आई, उसने चुनाव किस तरह से कराना है, किस तरह से संविधान सभा का गठन करना है, अंतरिम सरकार का किस तरह से गठन करना है, उसका प्रारूप खाका जो है वो कैबिनेट मिशन तैयार करती है। कैबिनेट मिशन इसके अंदर पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी उसको वो खारिज कर देती है, जिसके कारण से इसका जो मुस्लिम लीग है वो विरोध करती है। उसके बाद से उसने बोला रक्षा से जितने भी महत्वपूर्ण विभाग है वो भारतीयों को अब सौंप दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद से शुरू होती है, यहाँ पे शुरू होता है, ये नहीं है, इसके बाद से शुरू होता है 1946 में अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार यानी कि जब फिर उसके बाद से क्या होता है कि कैबिनेट मिशन अपने चुनाव कराती है। कैबिनेट मिशन भारत आ चुकी है और वो अपना चुनाव कराती है। चुनाव कराने के बाद से
कुछ लोग ब्रिटिश प्रांत से चुनकर आते, कुछ रियासतों से चुनकर आते, अंतरिम सरकार के गठन करते। अंतरिम सरकार का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया। लॉर्ड बेरवेल के नियंत्रण में 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 12 सदस्यों का अंतरिम सरकार का गठन किया गया। मुस्लिम लीग के शामिल नहीं होने के कारण अंतिम सरकार में 14 सदस्य हो गए। अंतिम हुआ ये था कि कैबिनेट मिशन भारत आकर के और फिर उसने चुनाव करा दिया और चुनाव करा दिया गया, जिसमें कुछ लोग ब्रिटिश प्रांत से चुनकर आते और कुछ देशी रियासतों से चुनकर आते। फिर उसमें मुस्लिम लीग जो है इस समय शामिल नहीं होती है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया था कैबिनेट मिशन ने, जिसके कारण से वो विरोध करती है। फिर बाद में वो सरकार में रहकर सरकार के विरोध करने के लिए बाद में मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य शामिल होते। तो पहले तो 12, फिर उसके बाद से कुछ सदस्यों को हटा करके और 5 सदस्य मुस्लिम लीग को जोड़ करके इसकी जो संख्या होती है अंतरिम सरकार की 14 कर दी जाती है। फिर उसके बाद से अंतरिम सरकार जो है नेहरू जी की अध्यक्षता में गठित होती है और फिर ये ही जो सभा होती है वो आगे चल करके हमारे संविधान का निर्माण करती है, जो कि 1952 जब तक हम फिर उसके बाद से इस संविधान सभा आगे चल के अंतरिम संसद भी बनती है और फिर उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू होता है। तो ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जो है अभी तक हम लोगों ने संविधान, जो हमारा संविधान का जो चल रहा है, इस क्लास में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण चार्टर्ड एक्ट थे, अधिनियम थे और कुछ रिपोर्ट्स और जो ये प्रस्ताव आए थे, और हमने कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार के गठन तक सब कुछ पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।